तो नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे फॉरेन इन्वेजन के बारे में। तो फॉरेन मतलब होता है विदेशी और इन्वेजन मतलब क्या होता है? आक्रमण यानी अटैक्स। ठीक है? तो ये होता है कंट्री लेवल पे। जैसे घर परिवार में ऐसे हो जाता है ना कभी-कभी कि कोई दादा परदादा की ज़मीन होती है, तो उसी पे भाई 2-3 भाई होते हैं, तो वो लोग लड़ाई करते रहते हैं और जो लड़ाई में जीत जाएगा, वो इस ज़मीन को अपने पास रख लेगा। तो ऐसा ही कुछ ऐसे कंट्री के बीच में ऐसी लड़ाई होती है, ठीक है? जैसे कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। तो मान लेते हैं कंट्री ए जीत गया, तो कंट्री ए कंट्री बी का जो भी धन संपत्ति है उसको लूट लेगा। तो इसमें पहले आता है ईरानियन और पर्शियन इन्वेजन। इसको हम डेरियस इन्वेजन भी बोलते हैं और इसका जो टाइम है, किस समय में हुआ था, वो है 518 बीसी में, ठीक है? तो इसमें पहला पॉइंट है द एक्मेनियन रूलर्स ऑफ ईरान हु एक्सपैंडेड देयर एम्पायर एट द सेम टाइम एज द मगध प्रिंसेस टुक एडवांटेज ऑफ द पॉलिटिकल डिसयूनिटी ऑन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया। तो जिस समय में इंडिया में तो मगध ग्रो कर रहे थे, ठीक है, उसी टाइम में ईरान में जो एक्मेनियन रूलर्स हैं, एक्मेनियन जो एम्पायर है वो भी ग्रो कर रहा था। फिर एक्मेनियन लोगों ने सोचा कि चलो अपना जो एम्पायर है उसको और ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो उनको ये पता चला कि अच्छा भाई, इंडिया में जो नॉर्थ वेस्ट पोर्शन है ना, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पोर्शन जो है, वहाँ पर लोगों में एकता नहीं है, ठीक है? सब लोग वहाँ पर अलग-अलग हैं और लड़ाई झगड़े थोड़े-थोड़े चलते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों का एक्मेनियन रूलर्स ने फ़ायदा उठाया। तो जो एक्मेनियन रूलर थे, जिनका नाम था डेरियस वन, इन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया पे अटैक किया और वहाँ से पंजाब, वेस्ट ऑफ इंडस और सिंध, ये पूरा एरिया जीत लिया और इसको अपना 20th प्रोविंस यानी कि 20th प्रांत बना लिया। ईरान एम्पायर के पास टोटल प्रोविंस कितने थे? 28 थे टोटल। और इन सभी 28 में से जो पंजाब है, पंजाब रीजन, ठीक है, पंजाब और सिंध, ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल था और इसमें खेती भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी। और खेती अच्छी होगी तो इनको तो फ़ायदा है। और इसी प्रोविंस से ये लोग 360 टैलेंट गोल्ड को एज अ टैक्स के रूप में हासिल करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज द इंडो ईरानियन कॉन्टैक्ट लास्टेड फॉर अबाउट 200 ईयर्स। डेरियस के हमले के बाद भारत और ईरान के बीच में लगभग 200 साल तक कॉन्टैक्ट बना रहा। और जो कॉन्टैक्ट था वो कैसा था? लाइक प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट, ठीक है, बिजनेस रिलेटेड। अब पढ़ते हैं अफेक्ट्स ऑफ ईरानियन इन्वेजन। तो पहले स्क्रीन को मैं क्लियर कर देती हूँ। इसमें पहला पॉइंट आता है इट गेव एन इम्पेटस टू इंडो ईरानियन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ईरान और भारत के बीच में बिजनेस के लिए नए नए रास्ते खुल गए थे, ठीक है। ईरान के भी लोग और भारत के भी लोग, इन दोनों को इकोनॉमिक फ़ायदे होने लगे। जैसे कि आज के समय में इंपोर्ट एक्सपोर्ट के द्वारा जो आर्थिक संबंध है किसी दो देश में, वो मजबूत होते हैं, ठीक है। वैसे ही उस टाइम पे ईरान और भारत में जो इकोनॉमिक कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रू द ईरानियन द ग्रीक्स केम टू नो अबाउट द ग्रेट वेल्थ ऑफ इंडिया एंड दिस इवेंचुअली लेड टू अलेक्जेंडर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया। ईरानियन की वजह से, जो ईरान के लोग थे, उनके थ्रू ग्रीक लोगों को ये पता चल गया कि अच्छा भाई, इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा धन संपत्ति है, काफ़ी पैसा है। तो पता चल गया, अब तो वो शांत बैठने वाले नहीं थे। तो अलेक्जेंडर अपनी सारी फौज लेके आक्रमण करने आ गया था इंडिया पे। अगला पॉइंट है द इरानियन स्क्राइब्स ब्रॉट इनटू द इंडिया अ फॉर्म ऑफ राइटिंग विच केम टू बी नोन एज खरोष्ठी स्क्रिप्ट। इट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लाइक द अरेबिक। तो ये जो पॉइंट बता रखा है, इसमें एक अलग ही लिपि की बात करी गई है। तो जो ईरानी लेखक थे, ठीक है, ईरान से जो राइटर आए थे, उन लोगों ने भारत में एक नई टाइप की लिखने की जो स्क्रिप्ट है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया था।
ठीक है। उसका नाम क्या है? खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि में एक ख़ास बात थी कि इसमें लेफ़्ट से राइट में नहीं लिखा जाता था जैसे हम नॉर्मली लिखते हैं, ऐसा नहीं था। जैसे कि उर्दू लिखते हैं ना, कहाँ से लिखते हैं? उर्दू स्टार्ट कहाँ से करते हैं? राइट से स्टार्ट करते हैं और लेफ़्ट में जाके ख़त्म होता है पूरा सेंटेंस। तो उर्दू की तरह ही ये जो इनकी लिपि थी, जिनका नाम था खरोष्टी, ठीक है? इस लिपि को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था बाय इरानियंस। अगला पॉइंट है इरानियन इन्फ्लुएंस ऑन द मौर्यन स्कल्पचर इज़ क्लियरली perceptible, especially in the bell-shaped capitals. Iranian influence may also be traced in the preamble of Ashoka's edicts as well as in the certain words used in them. तो जो मौर्यन स्कल्पचर्स थे उनके ऊपर ईरान लोगों ने एक अलग ही अपना प्रभाव डाल दिया था। तो एग्जाम्पल के लिए इसमें बता रखा है कि अशोका के एडिक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने कोई एक पेंटिंग बनाई है, तो कोई आपका फ्रेंड आया, उसने फिर उसमें कुछ और ऐड कर दिया, ठीक है, अपना नया डिज़ाइन जोड़ दिया। तो वैसे ही ईरान वाले लोगों ने यहाँ पर जो मौर्यंस के जो स्कल्पचर थे उस पे अपना कुछ प्रभाव डाल दिया था, कुछ ऐड ऑन कर दिया था, जो कि अभी भी देखा जा सकता है। और इसमें एग्जाम्पल के लिए एक बता रखा है अशोकास एडिक्ट्स। अब पढ़ते हैं हम अलेक्जेंडर्स इन्वेजन के बारे में। इसका टाइम पीरियड क्या है? 326 BC, ठीक है। स्क्रीन को मैं पहले थोड़ा साफ कर लेती हूँ। तो इसमें पहला पॉइंट है इन द 4th century BC the Greeks and Iranian fought for the supremacy of the world under the leadership of Alexander of Macedonia. The Greek finally destroyed the Iranian empire. तो जो इरानियंस हैं और जो ग्रीक हैं इनके बीच में लड़ाई चल रही थी, ताकि किस बात पे लड़ाई चल रही थी कि भाई जो जीतेगा वो पूरे विश्व पे राज करेगा, इसलिए लड़ाई हो रही थी। तो जो ग्रीक हैं इनका लीडर कौन था? अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर की जो लीडरशिप थी उसकी वजह से ग्रीक जीत गए थे और जो ईरानियन थे वो हार गए थे, ठीक है। Alexander succeeded his father Philip to the throne of Macedonia. He was then only 20 years of age. जो अलेक्जेंडर थे उनके पिता का नाम क्या था? फिलिप। तो उनके पिता के बाद अलेक्जेंडर राजा बन गए थे छोटी ही उम्र में, और जब वो राजा बने तो कितने साल के थे? 20 साल के थे बस। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड ही यूज टू ड्रीम ऑफ वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट। ही क्विकली कनकर्ड मैनी एरियाज। तो जैसे बचपन में सबका सपना होता है कि हाँ भाई मैं बड़ा बनूंगा और काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाऊंगा और हर जगह में अपना राज करूंगा। तो वैसे ही अलेक्जेंडर ने भी सोचा था, ठीक है, उनके भी बड़े बड़े सपने थे कि पूरे विश्व पे अपना राज करूंगा। तो जल्दी ही उन्होंने क्या किया था कि काफ़ी ज़्यादा एरिया पे अपना कब्ज़ा बना लिया था छोटी ही उम्र में, क्योंकि 20 साल के तो वो राजा ही बन गए थे। अगला पॉइंट है एज अ प्रिलिमिनरी स्टेप टू कन्क्वेर इंडिया काबुल वैली एंड द हिली एरिया ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर वर कन्क्वेर्ड एंड ही रीच्ड ओ हिंद नियर अटोक इन 326 BC। तो उसने काबुल घाटी, वैली मतलब घाटी होता है, और पहाड़ी एरिया नॉर्थ वेस्ट के इन सबको कन्क्वेर कर लिया था, और फाइनली ओ हिंद को भी उसने जीत लिया था। सभी पे अपना कब्जा बना के रखा था उन्होंने। द रूलर्स ऑफ तक्षशिला एंड अभिसारा सबमिटेड बट पौरुष रिफ्यूज टू डू सो। तो जो तक्षशिला और अभिसारा के जो रूलर्स थे, राजा थे, इन लोगों ने तो बात मान ली थी अलेक्जेंडर की, चलो ठीक है भाई मैं अपना राज्य जो है वो आपको सौंपता हूँ, लेकिन जो पौरुष हैं उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई मैं अपने ये जो राज्य है अपना राज्य आपको नहीं दूंगा। Alexander then crossed the Jhelum by a trick. Porus was defeated in the battle that followed, but Alexander treated him very generously for his bravery. तो जब सिकंदर यानी कि जो अलेक्जेंडर है उसने झेलम नदी को क्रॉस किया था किसी एक ट्रिक से, ठीक है, तो उन्होंने किसका सामना करना पड़ा? राजा पौरुष का, क्योंकि उन्होंने तो अपना राज्य देने से मना कर दिया था। तो अलेक्जेंडर और पौरुष की लड़ाई हुई
तो जो पौरुष हैं वैसे तो वो हार गए थे, फिर भी अलेक्जेंडर ने उनको बहुत ज़्यादा सम्मानित किया था क्योंकि वो उनकी हिम्मत और ब्रेवरी से प्रसन्न हो गए थे कि हाँ भाई इसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है और हिम्मत नहीं हारी और उसका जो राज्य था वापस पौरुष को दे दिया जाता है। दिस वॉज हाउ द इंडियंस वर डिफीटेड बिकॉज ऑफ देयर डिसयूनिटी। तो इस प्रकार जो भारतीय लोग हैं वो हार गए थे और हार का जो कारण है वो क्या है? एकता ना होना। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं एक लाइन कि एकता में बल है। तो बस इंडियंस जो है कि वो इस लाइन को बस पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, ऐसे में लिख लिया, मार्क्स ले लिया बस स्कूल में, लेकिन इस चीज़ को कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो इस वजह से जो इंडियंस हैं वो हार गए थे उस टाइम पे। वैसे देखा जाए तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिसयूनिटी ही है, यूनिटी की काफ़ी कमी है इंडिया में। भी देखते हैं, आफ्टर अ ब्रिलियंट विक्ट्री एट शकला द ग्रीक फोर्सेस रीच्ड एट द बीच। Alexander had to return from this place as his soldiers refused to go any further. The battle of Jhelum and Shakla had opened their eyes and they were afraid of the great Magadhan empire across the seas. पहले एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर कर दूं। तो जो शकला में जो शानदार जीत जो इन्होंने हासिल करी थी ग्रीक फोर्सेस ने, उसके बाद ये लोग व्यास नदी तक पहुँचे। ठीक है, बीज यानी कि व्यास नदी, वहाँ तक ये पहुँचे अलेक्जेंडर और उसकी सेना। लेकिन यहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि जो उसकी सेना है, अलेक्जेंडर की सेना, उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि वो लोग अब डर गए थे क्योंकि आगे कौन सा एम्पायर था? मगध एम्पायर था। मगध एम्पायर तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। मगध एम्पायर भी लाइक जलवा है हमारा। एंड सेना ऑफ अलेक्जेंडर भी लाइक सेना डर गई, सेना डर गई। अगला पॉइंट, आफ्टर मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर द कनकर्ड टेरिटरी अलेक्जेंडर मार्च्ड बैक इन सितंबर 325 BC। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं और यहाँ पर हमारी एक कपड़े की दुकान है, ठीक है, और हमने सोचा कि चलो भाई बेंगलोर में भी थोड़ी सी जगह लेके फॉर एग्जांपल 100 गज ले लिया, तो यहाँ पर ये एरिया लेके यहाँ पर भी हमने अपने कपड़ों की दुकान खोल ली है। अब कपड़े की दुकान तो खोल ली है, लेकिन अगर हम इसको मैनेज ही नहीं करेंगे तो चलेगी थोड़ी ना। तो हमने यहाँ पर क्या करना चाहिए कि किसी भी एक काबिल इंसान को यहाँ पर रखना चाहिए ताकि वो दुकान को चला सके। ठीक है, तो वैसे ही अलेक्जेंडर ने ऐसी काफ़ी जगह, मतलब ऐसे काफ़ी सारी लोकेशन थी जहाँ उन्होंने जीत हासिल करी थी। तो उन जीते हुए एरिया को ऐसे खाली छोड़ के तो जा नहीं सकते वो। तो उनके पास भी ऐसे काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग थे। उन लोगों को उन्होंने, अलेक्जेंडर ने कहा कि आप लोग इस एरिया को संभालो यहाँ पर। ठीक है, ये सब काम देके अलेक्जेंडर यहाँ से सितंबर 325 BC में चले गए थे। अगला पॉइंट है, ही रीच्ड बेबीलोन इन 323 BC वेयर ही डाइड एट द एज ऑफ 33। तो जो अलेक्जेंडर थे वो बेबीलोन कब पहुँचे थे? 323 BC में पहुँचे थे और 33 की एज में उनकी डेथ हो गई थी। अब पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। तो इसमें पहला पॉइंट आता है, बाय ओपनिंग अप बोथ द लैंड एंड सी रूट्स बिटवीन इंडिया एंड यूरोप इट ब्रॉट बोथ ऑफ देम क्लोजर टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपका यहाँ पर एक गांव है और गांव के पास में एक बड़ा शहर है। अगर इन दोनों के बीच में एक पुल बना दिया जाए, गांव के और पड़ोसी शहर के बीच में अगर पुल बना दिया जाएगा तो यहाँ से आना जाना बहुत आसान हो जाएगा और बिजनेस करना भी बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह अलेक्जेंडर के आक्रमण की वजह से भारत और यूरोप को एक साथ जोड़ दिया गया बाय लैंड एंड सी रूट्स। नेक्स्ट पॉइंट है, इनडायरेक्टली दिस इन्वेजन मेड पॉसिबल द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडो बैक्टेरियन एंड इंडो पार्थियन
states which at a later stage considerably influenced Indian architecture, astronomy, coinage, etc. तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इंडो बैक्ट्रिया जो है वो क्या है और इंडो पार्थेनियन स्टेट्स वो क्या होते हैं, ठीक है। तो जो बैक्ट्रिया है वो एक एरिया है, कहाँ पर प्रेजेंट है वो, अफगानिस्तान में या फिर ताजिकिस्तान में प्रेजेंट है, ठीक है, या फिर उनके आसपास कहीं पर प्रेजेंट है। तो जब अलेक्जेंडर ने अपना एम्पायर बनाया था तो उसके कुछ सेनापति और ग्रीक के जो लोग थे वो इस एरिया में बस गए थे। फिर बाद में उन्होंने आकर भारत के नॉर्थ वेस्ट एरियाज पे आकर उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो देखो एरिया किसका है, इंडिया का है, ठीक है। और यहाँ पर कौन आ गए थे, ग्रीक आ गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया का जो कल्चर है, ठीक है, इंडिया की जो संस्कृति है वो और बैक्ट्रिया जो जगह है वहाँ की जो संस्कृति है वो, उन दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया। तो एज अ रिजल्ट ये बन गया इंडो बैक्ट्रियन। तो इन सब का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा जगह पे देखा जाता है, जैसे कि स्कल्पचर्स पे, ठीक है, आर्किटेक्चर एंड एस्ट्रोनॉमी, कॉइनेज पे। अगला जो पॉइंट है वो गिवन है, द इन्वेजन ओपनड द आइज ऑफ इंडियन पॉलिटिशियंस टू द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग यूनिफाइड एम्पायर। अब देखो इस आक्रमण की वजह से एक फ़ायदा तो हो गया था कि जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के जो पॉलिटिशियंस हैं, उनकी आंखें ऐसे खुल गई थी कि भाई हमें ना यूनिटी से ही काम लेना चाहिए, तभी हम जीत सकते हैं, वरना तो कोई तीसरा आके हमको बर्बाद कर जाएगा। तो उन लोगों की समझ में आ गई कि हाँ भाई एकता में बल है, इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ना कि सिर्फ इसको पढ़ना चाहिए। अगला पॉइंट है, द डेट ऑफ invasion of Alexander is the first reliable date in early Indian history and considerably helps us in solving chronological difficulties. जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे आपकी दादी जी हैं, उनकी उम्र के बारे में पक्का नहीं पता होता कि हाँ भाई इस दिन बर्थ हुआ था, लेकिन आपको अपना तो पता होगा कि हाँ भाई मेरा बर्थडे तो इस दिन आता है। तो वैसे ही अलेक्जेंडर के जो पहले के समय की जो घटनाएं थी उनके बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन जब अलेक्जेंडर ने अटैक किया था भारत पे, उसकी एक जो फिक्स डेट है वो पता है, दैट इज़ 326 BC, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में, और इसका टाइम पीरियड है वो बता रखा है 600 BC से लेकर 400 BC तक। So the point is various religious movements which are Buddhism, Jainism, etc. were born and grew up in the post-Vedic period known as period of second urbanization or the age of Buddha 6th century BC to 4th century BC। तो जो वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड उसके ख़त्म होने के बाद अलग अलग धर्म आने लग गए थे, जैसे कि जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, ठीक है। और ये जो पीरियड चल रहा था इसको कहा जाता है पीरियड ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन, या फिर आप इसे कह सकते हैं एज ऑफ बुद्ध, जो कि वेरी कब तक किया, 6th सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी BC तक। अब इसमें बता रखे हैं कॉजेज ऑफ रिलीजियस मूवमेंट्स। तो इसमें पहला पॉइंट है, वैदिक फिलॉसफी हैड लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्योरिटी। तो जो वैदिक धर्म है वो किसका प्रतीक होता है कि भाई इसमें ध्यान लगाया जाए, भगवान को याद किया जाए, और इससे मेंटल पीस मिलती थी। तो ये सब जो था, ये सारी प्योरिटी सब खत्म हो गई थी। द वैदिक रिलीजन हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हैड डीजनरेटेड इनटू द सुपरस्टिशंस, डोगमा एंड रिचुअल्स। तो वैदिक रिलीजन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था और इनके नाम पे सिर्फ अंधविश्वास चलते थे। जैसे कि अगर घर पे पूजा कर रहे हैं तो पूजा के नाम पे फालतू का खर्चा और कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है, सुपरमेसी ऑफ द ब्राह्मण क्रिएटेड अनरेस्ट इन द सोसाइटी एंड क्षत्रियस रिएक्टेड अगेंस्ट द ब्राह्मणिकल डोमिनेशन। समाज में क्या था कि अनइक्वालिटी बढ़ गई थी और क्षत्रिय इससे नाराज हो गए थे। ब्राह्मण सोचते थे कि हम तो बिल्कुल सुपीरियर हैं, ठीक है, सबसे ऊपर की जो कास्ट है वो हमारी ही है।
बाकी सब इन्फीरियर है। तो ये सब क्षत्रिय को बिल्कुल पसंद नहीं आया। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी इन ईस्टर्न इंडिया। जैसे किसी गांव में अगर कोई नई सिंचाई की टेक्निक आ जाती है तो लोग क्या करते हैं, पुराने तरीके को छोड़कर नई टेक्निक को अपनाने लग जाते हैं। तो वैसे ही न्यू एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ईस्टर्न इंडिया में आई थी। नेक्स्ट है द डिज़ायर ऑफ वैश्यास टू इम्प्रूव देयर सोशल पोजीशन विद द इंक्रीज इन देयर इकोनॉमिक पोजीशन ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ ट्रेड। तो बिज़नेस में जब ग्रोथ हो रही थी तो उससे बिज़नेस वाले जो क्लास के लोग थे वो लोग काफ़ी ज़्यादा अमीर होने लग गए थे, लेकिन जो ब्राह्मण हैं वो उनको उतना सम्मान नहीं देते थे, उतनी इज्जत नहीं देते थे, जिससे वैश्य लोग ऐसे संतुष्ट नहीं रह पाते थे। तो उनको क्या था कि सामाजिक दर्जे को अपने को सुधारने के लिए वो अलग अलग धर्मों की तरफ अट्रैक्ट होते गए। जैसे कि अगर एक दुकान का मालिक है, ठीक है, वो बहुत पैसा कमाता है लेकिन समाज में उसकी कोई इज्जत ना हो, तो वह उस समाज से अलग अपने मतलब अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ अलग कोशिश करेगा। ठीक है, यही रीज़न था कि वैश्य लोग थे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की ओर अट्रैक्ट हो रहे थे। अब पढ़ते हैं बुद्धिज़्म के बारे में। पहले इसमें बता रखा है बुद्ध's लाइफ के बारे में। दैट इज गौतम बुद्धा, फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म, वॉज बॉर्न इन 563 BC, वाइडली एक्सेप्टेड ऑन द वैशाख पूर्णिमा डे एट लुम्बिनी वन, जो अभी नेपाल में है, इन दी शाक्य क्षत्रिय क्लेन। तो जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म कब हुआ? 563 BC में हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी वन में हुआ था, यानी कि जो प्रेजेंट नेपाल है वहाँ पर हुआ था। ठीक है, उनका जन्म शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। हिज फादर शुद्धोधन was the Republican king of Kapilvastu and mother Mahamaya was a princess of कोलिया रिपब्लिक। तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य के राजा थे। और गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? महामाया, जो कि कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी। और बचपन में जो गौतम बुद्ध हैं उनका नाम क्या रखा गया था? सिद्धार्थ, जिसका मतलब ये होता है जिसका उद्देश्य सिद्ध हो। नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर हिज मदर्स अर्ली डेथ ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज स्टेप मदर एंड आंट महाप्रजापति गौतमी। तो गौतम बुद्ध की जो माँ थी महामाया, उनका बचपन में ही निधन हो गया था। तो गौतम बुद्ध का पालन पोषण उनकी सौतेली माँ ने और उनकी आंट महाप्रजापति गौतमी ने किया था। His father married him at an early age to Yashodhara, princess of Shakya dynasty, from whom he had a son राहुल। तो गौतम बुद्ध के जो पिता थे उन्होंने उनकी शादी जल्दी ही मतलब छोटी उम्र में ही कर दी थी। और किन से करी थी? यशोधरा से करी थी। और उनसे उनका एक बेटा हुआ था जिनका नाम था राहुल। नेक्स्ट पॉइंट है फोर साइट्स एन ओल्ड मैन, अ डिजीज्ड पर्सन, अ डेड बॉडी एंड एन एस्थेटिक proved to be a turning point in his career। तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने 4 ऐसे सीन देखे जिन्होंने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया था। पहला है एक बूढ़ा व्यक्ति। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया कि हर इंसान बुढ़ापे की ओर बढ़ता है। ठीक है, पहले क्या है, बच्चा है, फिर वो जवान होगा, उसके बाद वो बूढ़ा हो जाएगा। तो एक तरीके से बुढ़ापे की तरफ सबको बढ़ना ही होता है। कोई भी हमेशा जवान नहीं रहेगा, कोई भी हमेशा बच्चा नहीं रहेगा। नेक्स्ट थे एक डिजीज्ड पर्सन, यानी कि कोई एक बीमार व्यक्ति थे, जिससे गौतम बुद्ध को ये पता चला कि कोई भी बीमारी से बच नहीं सकता, कोई ना कोई बीमारी हो ही जाएगी, जैसे खांसी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार, ये सब बीमारियों में ही आते हैं। नेक्स्ट था एक डेड बॉडी, यानी कि एक मृत शरीर था, जिनसे उन्होंने ये सीखा कि मृत्यु अटल है, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता। और फोर्थ थे एक सन्यासी, जिनसे उनको ये पता चला कि जो आत्मज्ञान है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। और उन्हीं सन्यासी से उनको आत्मज्ञान की तरफ प्रेरणा मिली थी। नेक्स्ट है एट द एज ऑफ 29 ही रिनाउंस्ड होम, दिस वॉज हिज महाभिनिष्कर्मा एंड बिकेम अ वैंडरिंग एस्केटिक।
तो गौतम बुद्ध ने 29 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर परिवार राजमहल सब कुछ त्याग दिया था, ठीक है, और वो एक सन्यासी बन गए थे। और इस घटना को क्या बोला जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ये काफ़ी फेमस घटना है। हिज फर्स्ट टीचर वॉज अलार कलाम फ्रॉम होम ही लर्न द टेक्निक ऑफ मेडिटेशन। तो उनके सबसे पहले टीचर का नाम क्या था? उनका नाम था आलार कलाम, जिनसे उन्होंने ध्यान और योग के बारे में शिक्षा प्राप्त की। हिज नेक्स्ट टीचर वॉज उकृत रामपुत्र। उनके जो नेक्स्ट टीचर थे, फर्स्ट वाले कौन से थे? आलार कलाम। जो दूसरे हैं उनका नाम क्या है? उद्रक रामपुत्र। अब देखो, कितना भी अगर टीचर से पढ़ लो, लेकिन अगर सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो गौतम बुद्ध ने भी ऐसे किया था, दोनों टीचर से मतलब अपना ज्ञान प्राप्त करके उनको संतुष्टि नहीं हुई। संतुष्टि क्यों नहीं हुई? क्योंकि सेल्फ स्टडी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो उन्होंने खुद ही ध्यान लगाना स्टार्ट कर दिया। खुद ध्यान लगाया तो वो ज़्यादा निपुण हो गए थे। जैसे अगर एक कोई स्टूडेंट है, वो काफ़ी ज़्यादा टीचर से पढ़ तो लेता है, लेकिन खुद से मेहनत करेगा तभी तो उसको सफलता प्राप्त होगी। तो वही बात है यहाँ पर भी। नेक्स्ट इज एट द एज ऑफ 35 अंडर अ पीपल ट्री एट यूरवेला, बोध गया बोल सकते हैं आप इसे, ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजन ही अटेंड निर्वाण आफ्टर 49 days ऑफ कंटिन्यूस मेडिटेशन। नाउ ही वॉज अ फुली एनलाइटेंड। यानी कि 35 साल की उम्र में उन्होंने 49 डेज़ के लिए तपस्या करी थी, ध्यान लगाया था। फिर उन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में है, वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। फिर उनको क्या कहा जाने लग गया? बुद्ध कहा जाने लग गया। और इस घटना को क्या कहा जाता है? निर्वाण। नेक्स्ट पॉइंट इज बुद्ध डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon एट सारनाथ टू हिज 5 disciples. दिस इज नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तन, दैट इज टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ। तो बुद्ध जी ने, गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और किन को दिया था? अपने 5 शिष्य को दिया था। और इसको क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ही डाइड एट द एज ऑफ 80 इन 483 BC एट कुशीनगर, आइडेंटिकल विद द विलेज ऑफ काशिया इन कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। दिस इज नोन एज महापरिनिर्वाण। यानी कि 80 साल की उम्र में उन्होंने 483 BC में उनका निधन हो गया था। और कहाँ पर हुआ था? लोकेशन क्या है? कुशीनगर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जैसे कि कोई भी अगर महान पुरुष होता है तो वो अपनी शिक्षाओं और विचारों को छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है, ठीक है, लेकिन उनकी सिखाई हुई बातें, उनकी अच्छी बातें, वो सब लोगों के बीच रह जाती है। तो वैसे ही कुछ अन्य गौतम बुद्ध से जुड़ी बातें हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। पहले है इसमें कंथक, जो कि गौतम बुद्ध का घोड़ा था, जिसको उन्होंने कब छोड़ा था? महाभिनिष्क्रमण के दौरान छोड़ा था, जब वो अपना राजमहल सब कुछ घर परिवार छोड़ रहे थे ना, उस टाइम पे। नेक्स्ट है चन्ना, जो कि गौतम बुद्ध के सारथी थे। अगला है सुजाता, वह एक ग्रामीण मतलब गांव की लड़की थी, जिसने गौतम बुद्ध को तपस्या के टाइम पे चावल का दूध दिया था। और एक थे देवदत्त, जो कि गौतम बुद्ध के कजिन ब्रदर थे, जिन्होंने उनकी शिक्षाओं का विरोध भी किया था। और इसमें कुछ अलग नाम भी बता रखे हैं गौतम बुद्ध जी के। अदर नेम्स ऑफ बुद्ध, दैट इज गौतम, सिद्धार्थ एंड शाक्य मुनि। तो गौतम नाम से जाना जाता है गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था, और शाक्य मुनि के नाम से भी गौतम बुद्ध जी को जाना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। अगला जो टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ बुद्धिज़्म, वो हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक यू सो मच कि आप यहाँ तक पढ़े मेरे साथ। एंड दिस इज़ स्माइली फॉर यू। तो स्माइली की तरह हंसते रहो और पढ़ते रहो। थैंक यू सो मच।